मेरे क्रिकेट का करियर वैसे तो मेरे स्कूल में ही स्टार्ट हो चुका था। जब मैं स्कूल में था तो हम्म। स्कूल के अंदर क्या होता था कि हमारी स्कूल टीम इतनी ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं थी, बट क्योंकि हमारा एक बैच था और उस टाइम पे मैंने क्रिकेट खेलना जब स्टार्ट किया स्कूल के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट जो अंडर 16 में उसमें मेरा सिलेक्शन होने लगा। और हम्म। फिर क्रिकेट का कैरियर स्टार्ट हो गया, फिर अंडर 19 और बाकी जो भी स्टेट्स थी मैं उनमें क्या कहते हैं अंडर 16 में, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं पेस फाउंडेशन में सिलेक्ट हो गया, फिर मैं तमिलनाडु चला गया, वहां से खेला। तो क्रिकेट कैरियर जो स्टार्ट हम्म। हुआ वो मेरा स्कूल क्रिकेट में ही स्टार्ट हो गया था। और मीडियम पेसर भी आप स्टार्टिंग से ही थे या? मेरे जो क्रिकेट खेलते थे मैं उनको नॉकिंग कराया करता था, और उसको नॉकिंग कराने के उसमें मेरे मेरे अंदर एक बॉलिंग का हुनर धीरे धीरे आने लगा। तो वो फिर मेरे को बहुत इजी होने लगा इस चीज़ को। और उसके बाद आपको किसी ने कुछ बोला नहीं, जैसे आज हम लोग अगर मीडियम पेसर्स को देखते हैं, यंग जनरेशन को, तो हम्म। उनके कोचेज उनको बोलते हैं कि नहीं यार, तेरे पास अगर पेस नहीं है तो तू स्पिनर बन जा। तो आपके साथ हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपके पास इतना ज्यादा पेस नहीं था, बट आप फिर भी एक सक्सेसफुल मीडियम पेसर बॉलर रहे? हाँ, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि यार मेरे को ज्यादा तेज डालने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि यार देखो अपनी लिमिट्स में रहो तो बेटर है। जैसे हम्म। अगर अगर मैं तेज डालने की कोशिश करता था तो मैंने ज्यादातर ये फील किया कि मेरे अंदर इंजरीज बहुत आने लग गई थी। दूसरा ये भी था कि मैं मेरे को विकटें मिलनी भी इतनी ज्यादा नहीं स्टार्ट हो गई थी मेरे। मैं विकटों के मामले में भी कम होता चला गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये एनालाइज होने लगा कि यार जो मेरे पास है मुझे उसी में ही अपने आप को बेटर करना है। तो इसलिए फिर मैंने अपने हम्म। अंदर स्लोअर वंस, कटर्स और ठीक लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉल डालने के लिए अपने एक्शन को उस तरीके से बनाया। और हम्म। बैटिंग में करता ही था, ऑलराउंडर था, तो मेरे को एक एडवांटेज था, और वो एडवांटेज मेरे को हमेशा धीरे धीरे इस तरीके का एडवांटेज था कि मेरे को एक इजी होने लगा कि मैं यार अगर बॉलिंग भी कर सकता हूँ, बैटिंग भी कर सकता हूँ। दिल्ली के लिए जब भी मैं खेला जितने टाइम तक, तो फिर मेरे अंदर एक मेंटल टफनेस इसलिए आ गई क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोजीशन में जब दिल्ली ऐसी लूजिंग पोजीशन पे होती थी या फिर जब बहुत टफ सिचुएशन में होती थी तो मैं उसको वहां से हम्म। निकाल पाता था। तो एडवांटेज था हम्म। जो आपको मिलता चला गया, और फिर मेरे को इतना आइडिया हो गया कि यार आपको अपनी लिमिट्स में ही रहना है, ज्यादा उसको क्रॉस नहीं करना है। आप एमआरएफ स्पेस एकेडमी में गए थे कुछ 1997 या 98 में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? डेनिस लीली वहाँ पे हेड कोच थे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? आपके साथ शायद से जहीर खान भी थे वो टाइम सेम बैच में। हाँ, जहीर खान भी थे, और मेरे बैच में क्या कहते हैं देवशीष मोहंती भी आए थे। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा टाइम था कि तब उस टाइम पे कोई क्रिकेट इंडिया के लिए खेला नहीं था, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हम्म। जहीर खान इंडिया के लिए खेलेगा। बट हाँ ये है कि जहीर जब आया था तब उसके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट था। कहते थे कि यार हम्म। ये तेज अच्छी डालता है। तो जबरदस्त एक वो क्वालिटी थी उनके पास। फिटनेस वाइज वो हम्म। भाग नहीं पाते थे ज्यादा, बट बॉलिंग वाइज वो एक बॉलिंग तो बहुत ओवर्स कर सकते थे, बट भागने को उनको बोलता तो वो भाग नहीं सकते थे। तो सीखने को काफी मिला वहां पे मुझे। तो हर हम्म। क्रिकेटर डिफरेंट था उस टाइम पे। तो पेस फाउंडेशन में सिलेक्शन भी इस तरीके से हुआ कि मेरी 12th में जब मैं था तब मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब मार्च से लेके सितंबर तक का टाइम बहुत लंबा टाइम था, इसके लिए मुझे फिर वहां से वहां शिफ्ट होना पड़ा। मैंने हम्म। तमिलनाडु से क्रिकेट खेली, इंडिया अंडर 19 वहां से खेला, स्टेट क्रिकेट वहां से खेला, कॉलेज वहां से किया। तो वो फिर लंबा हम्म। टाइम चलता चला गया। और बहुत कम लोग को मालूम है कि आपने आपके स्टडीज जो है वो शायद तमिलनाडु में किया है। तो वो हाँ रीजन था जी। क्या कि आप तमिलनाडु से पहले रणजी ट्रॉफी खेले, उसके बाद फिर आप अपने होम टाउन में आए? एक्चुअली मैं जब मेरी 12th खत्म हुई थी तब मेरे को कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, और दिल्ली में कोई भी कॉलेज तैयार नहीं था मुझे ऐसे एडमिशन देने में कि यार कि वो मार्च से लेके सितंबर तक आपको अलाउ कर दे कि आप पेस फाउंडेशन चेन्नई में रहें और उसके बाद फिर आके कॉलेज ज्वाइन करें। तो फिर हम्म। मैंने फिर वहीं पर ही, और फिर थोड़ा सा मेरे को ये भी था कि दिल्ली की क्रिकेट इतनी ज्यादा उस टाइम पे, जो लोकल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे यहाँ पे। बट वहाँ की जो लीग सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, तो मुझे ये लगा कि वहाँ की अगर लीग क्रिकेट खेली जाए तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट बहुत आएगी। और फाइनेंशियल वाइज भी बहुत ज्यादा वहाँ पे ये था कि अगर आप खेलते हैं एज अ प्रो तो आपको पैसा अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो मैंने फिर वहीं पे हम्म। खेलना स्टार्ट किया।
और मैं एजुकेशन वाइज मैं ये नहीं चाहता था कि यार कि मैं क्रिकेट खेलूं और पढ़ूं ना। तो मेरे को ये हम्म बड़ा अच्छा एडवांटेज था कि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स ने ये बोला था कि यार अपना कॉलेज जरूर फिनिश कर लो साथ ही साथ। हम्म तो इसलिए मैंने वहाँ के कॉलेज में ट्राई किया। तब मेरे को पेस फाउंडेशन के मिस्टर टी ए शेखर थे, उनसे बड़ी हेल्प मिली थी। उन्होंने मेरे को अलाउ किया एक या 2 साल पेस फाउंडेशन में रहने के लिए और साथ साथ कॉलेज करने के लिए। फिर 1 साल में हम्म। स्पिक की उसमें था। स्पिक की एक टीम होती थी वहाँ पे, उनसे खेलता था। तो मैं वहाँ पे भी उनके हॉस्टल में भी रहा थोड़ा टाइम और मैंने कॉलेज फिनिश कर लिया अपना 3 साल में। ये बेस्ट चीज़ हुई। आप फिर आपके होम टाउन के लिए खेलने गए दिल्ली में, और वहाँ पे दिल्ली अराउंड 15 या 16 इयर्स के बाद रणजी ट्रॉफी भी जीता जब आप थे उसमें, और आपने फाइनल्स में बहुत बड़ा पार्ट खेला था। आपने 100 किया था, और वो फाइनल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, मतलब बहुत अच्छा मैच था। यूपी वर्सेस दिल्ली। यूपी की टीम में मोहम्मद कैफ था, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, और आप लोग की टीम में आप थे, शिखर धवन उस टाइम पे यंग थे, तो गौतम गंभीर कैप्टन थे शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने भी हाँ बहुत जी, हाँ जी। अच्छा खेला सेकंड इनिंग में। वो वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा था रणजी ट्रॉफी फाइनल का, वो भी 15-16 साल बाद जीतने का? अ, रणजी ट्रॉफी फाइनल में ये था कि यार हम पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचे थे। यूपी कुछ साल से पहुंच रहा था और मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 साल वो जीत भी चुका था उससे 1-2 साल हम्म पहले या फिर आसपास। तो वो फाइनल में पहुंचा था तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, बट हमारे यहाँ एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। हम चाहते थे जीते। अब हुआ ये था कि हम जब रणजी ट्रॉफी खेले उस टाइम पे हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणजी ट्रॉफी खेलते हुए क्या हम हम्म ये फाइनल जीत पाएंगे, क्योंकि पहली इनिंग में उनकी बैटिंग पहले थी और उन्होंने जो स्कोर था वो अराउंड 325 के करीब अराउंड या 345 के करीब अराउंड बना लिया था। और हम 19 पे 4 आउट हो चुके थे जब मैं हम्म अंदर बैटिंग करने गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो रणजी ट्रॉफी का वो जो फाइनल मैच था उसमें मैं मैक्सिमम टाइम फील्ड में रहा हूँ। पहले हम्म बैटिंग पहले बॉलिंग करते हुए फील्डिंग करते हुए, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो 19 पे 4 हो गए तो मेरे को बैटिंग करने अंदर जाना पड़ा। फिर उसके बाद मेरी आकाश चोपड़ा के साथ पार्टनरशिप हुई। मैं एंड तक नॉट आउट रहा, 139 नॉट आउट मैंने हम्म बनाए। टेलेंडस के साथ खेले बट हम टारगेट के पास पहुंचे। लीड नहीं ली बट हम टारगेट के पास पहुंच पाए। तो जो लीड थी वो कम हम्म थी, तो उसके बाद फिर हमने सिर्फ ये सोचा कि यार अब लीड निकल चुकी है, अब तो हम बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इस मैच को वापस खींचना। बट अच्छी बात ये हम्म थी प्रदीप सांगवान का एक स्पेल, उनकी कुछ हम्म गलतियां और फिर हमने एडवांटेज लिया। और हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, हमारा बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग नहीं था। बट ये था कि हमने बस यही था कि एक ही बॉलर ने उस टाइम, हर बंदा ने अपना अपना रोल प्ले किया, सही टाइम पे रोल प्ले किया और फिर हम वो मैच जीत गए। वो एक तरीके से हम ये था कि हम फर्स्ट इनिंग लीड लेने के बाद यूपी की शायद उनके पास एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उनके पास कि यार हम ये मैच जीत जाएंगे, तो शायद वो गलती करते चले गए फिर और हम गेम में वापस आते चले गए। वो फर्स्ट इनिंग में जब आप बैटिंग कर रहे थे, वो वाले मैच में शायद से प्रवीण कुमार ने फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट लिए थे। तो बिल्कुल। एक एंड से आप खड़े थे और आप देख रहे सामने विकेट ही गिरते जा रहे हैं, तो वो प्रवीण कुमार का वो वाला स्पेल आपने कैसा खेला? देखिए जब मैं अंदर गया था तो मेरे को आकाश चोपड़ा कहते हैं जी प्रवीण कुमार का जो बॉल है वो काफी मूव हो रहा है। तो मैंने कहा हम्म देख आकाश, बॉल अभी भी सेमी नहीं हुई है, ओल्ड नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि बॉल अंदर ही है, क्योंकि वो हम्म दोनों स्विंग करा रहे थे और वो बहुत लेट स्विंग कराते थे। वो एक ऐसे बॉलर थे कि रणजी ट्रॉफी में वो बहुत लेट उनका बॉल मूव होता था। जब तक आप डिसाइड करते थे शॉट मारने के लिए तब जाके उनका बॉल मूव होना स्टार्ट होता था। तो हम्म उनको खेलने के लिए आपको या तो नॉन स्ट्राइकर की हेल्प लेनी पड़ती थी कि भैया ये शाइन किस साइड पकड़ रहे हैं। तो बोर्ड और एसजी ये दो उस टाइम पे दोनों साइड थी। तो मैंने ये देखा कि वो बोर्ड की जो क्या कहते हैं साइड है उसको शाइन कर रहे हैं। तो जब वो हम्म बोर्ड उनके लेफ्ट साइड पे रहती थी तो वो इन स्विंग मारते थे, और जब वो बाहर की ओर रहती थी तो वो आउट स्विंग कराते थे। तो मैंने नॉन स्ट्राइकर पे हम्म आकाश को बोला, मैंने कहा देखा इनको खेलना बड़ा मुश्किल है, बट मैं अगर ट्राई कर सकता हूं कि मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये शाइन किस साइड रख रहे हैं। तो हमने बैट को बताना स्टार्ट किया और मैं आपको बता रहा हूं वो हम्म एडवांटेज जो हमें मिला उसके बाद प्रवीण कुमार को हमें ये पता चल जाता था कि प्रवीण कुमार अंदर मारने वाला है। तो मैं बैट पहले से ही इस तरीके से रखता था कि आकाश चोपड़ा इन स्विंग के लिए रेडी होता था, या फिर आकाश चोपड़ा बैट इस तरीके से रखते थे कि मैं उस बॉल के लिए रेडी रहता था। हम्म तो वो फायदा हमें बहुत मिला। उसके बाद जो बाकी बॉलर्स थे उनको तो हमने
वो कुछ ऐसी इतनी अच्छी बॉल डाल नहीं रहे थे। पीयूष चावला भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और सुदीप त्यागी थे, भुवनेश्वर कुमार बहुत यंग थे, उनका बॉल वैसा मूव नहीं करता था, और आरपी सिंह खेल नहीं रहे थे वो वाला मैच। मेरे ख्याल से एक और बॉलर थे जो मैं भूल रहा हूँ, शायद प्रवीण गुप्ता थे उनके, एक और लेफ्ट आर्म। हाँ तो फिर हम आराम से खेलते चले गए, बट वो जब नया बॉल उन्होंने सेकंड न्यू बॉल लिया तो उन्होंने आकाश चोपड़ा को आउट कर दिया। तो उसके बाद फिर वो मैंने टेलेंडर्स को खिलाने की कोशिश की, बट फिर भी मैं नॉट आउट रहा। बट लीड जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 30-40 रन की लीड थी, तो हमने उसको फिर बाद में उनको रन बनाने नहीं दिया। और एंड और सेकेंड इनिंग में जो कमाल की इनिंग गौतम गंभीर ने खेली, 100 रन बनाए, और जिस स्पीड से उन्होंने रन बनाए कि 4 दिन में मेरे ख्याल से मैच खत्म कर दिया। हाँ 230 का शायद से टारगेट था, और आप लोग 9 विकेट से जीत गए। मतलब आप लोग ने हाँ। फर्स्ट इनिंग में लीड नहीं ले पाए और सेकंड इनिंग में 9 विकेट से जीत गए। इतना इजी विन दिखाया गौतम गंभीर की बैटिंग ने। देखिए सेकंड इनिंग में हुआ क्या था कि जब हम बाहर आए थे तो हमने कहा था कि एक ही बॉलर पूरी टीम को खत्म नहीं कर सकता। हम इतने नालायक साइड नहीं है कि एक ही बॉलर हमारी पूरी टीम को खत्म कर दे। तो हमें प्रवीण कुमार को बस आपने उसका 8 ओवर का या 9 ओवर का स्पेल है वो निकाल देना, एक बार वो निकल जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा। तो प्रवीण कुमार ने फिर से कोशिश की, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सेकंड इनिंग में आकाश चोपड़ा को आउट कर दिया था, या फिर शायद किसी और ने विकेट ली, मुझे याद नहीं है ये ठीक तरीके से। नहीं, उन्होंने नहीं लिया था विकेट। अच्छा, फिर किसी और ने लिया होगा। बट आकाश चोपड़ा आउट हो गए थे, शिखर धवन और गौतम गंभीर की पार्टनरशिप हुई थी, और फिर हम मेरे ख्याल से लंच के आसपास जब पहुंच गए थे तब हमें पूरा यकीन हो गया था कि हम जीत जाएंगे, और काफी खुश था। चेतन नंदा भी थे बॉलर, अब मुझे याद आ गया, चेतन नंदा भी बॉलर थे। हाँ, तो फिर हमारे पास जो मेन बॉलर थे वो चेतन नंदा थे, सुमित नारवाल था, मैं था, प्रदीप सांगवान था, और अमित भंडारी थे। बट अमित भंडारी को मेरे ख्याल से शायद कोई इंजरी थी या क्या थी, वो इतना अच्छा बॉल डाला नहीं था उन्होंने, तो फिर थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया फाइनल में। अरे बहुत कम लोग जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी में आपका बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, शायद 45 प्लस का आपका बैटिंग एवरेज है। बट जब आप छोटे फॉर्मेट में आते हो तो आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हो टीम में। अब उतने मतलब रन शायद उतना आप नहीं बना पाते, बट आप उतना विकेट ले लेते हो या उतना इकोनॉमिकल बन जाते हो। तो आप खुद को बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करते थे या बॉलिंग ऑलराउंडर? देखिए 2020 हो, वनडे हो, या फिर डेज क्रिकेट हो, मैंने अपने आप को हमेशा एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही माना है। शुरुआत में तो यार मैं एज अ बॉलर ही था, बट उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे पेस फाउंडेशन में अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया, बैटिंग मेरे लिए अच्छी हो गई, मैं बैटिंग को एंजॉय करता था, मैं टेक्निक में ज्यादा नहीं घुसता था। बट हाँ ये जरूर है कि मैंने बैटिंग ऑलराउंडर अपने आप को इसलिए भी माना क्योंकि मुझे ये पता था कि जब रणजी ट्रॉफी जो होता है वो रियल टेस्ट होता है एज अ बैट्समैन का, और अगर आप अपनी बैटिंग में इंप्रूव करते चले जाते हैं, अगर आप रणजी ट्रॉफी में स्कोर कर सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को एज अ बैट्समैन मान सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाना आसान नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट एक रियल टेस्ट है किसी भी बैट्समैन का, और रियल टेस्ट है किसी भी बॉलर का, तो मैं अपने आप को इसलिए मानता हूं बैटिंग ऑलराउंडर क्योंकि मैंने रणजी ट्रॉफी में एज अ बैट्समैन परफॉर्म किया है। बॉलिंग में यार 2020 में तो आपको दिमाग से करना होता है, और वो मैंने 2020 में करके दिखाया है, और वो मैं इसलिए भी कर पाया क्योंकि मैं गेम को रीड बहुत अच्छा कर पा रहा था, और मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे कप्तान जो थे वो मुझे जानते थे, शायद इस वजह से भी मैं ज्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर जब वो 2007-8 का रणजी ट्रॉफी आप लोग जीते, उसके बाद एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का बर्थ हुआ इंडिया में, आईपीएल का। तो वो टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग था आईपीएल को लेके? आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत हेल्प किया आईपीएल ने, तो एज अ डोमेस्टिक प्लेयर उस टाइम पे आप लोग आईपीएल को लेके कैसा फीलिंग था? देखिए मैं आपको सच्ची बताऊंगा, आईपीएल जब हुआ तब पहले तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगा कि यार हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। बट वो डिस्क्लोज नहीं होता था कॉन्ट्रैक्ट, आपका आपको पता है, बाकी किसी और का आपको नहीं पता, और आपका किसी और को नहीं पता। तो वो जिस तरीके से चलने लगा और जिस तरीके से चीजें जुड़ने लगी, तो आईपीएल में एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि यार 2 महीने का ये है, आपको परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे आगे भी इस फ्रेंचाइजी से खेलोगे। तो पहला साल मेरा ठीक रहा, सेकंड ईयर जब साउथ अफ्रीका में था वो बहुत अच्छा रहा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, अच्छी होने लगी, मैं अच्छा करता रहा। ऑक्शन आई तो रूल आ गया एक साथ कि भाई डोमेस्टिक प्लेयर को 30 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, तो वो भी अलग टाइम था केकेआर का,
11-12-13 केकेआर स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे, 11-12-13 गोल्डन पीरियड था केकेआर का, 12 में हम जीते आईपीएल। फिर उसके बाद ऑक्शन आई, ऑक्शन में मेरा प्राइस ठीक गया। बट वो चलती स्टोरी फिर चलती रहती है ना, जब आप परफॉर्म करते रहते हैं, एक पिक्चर में रहते हैं, तो फिर आपको आपका करेक्टर हमेशा एक वो होता है। तो फिर वही है कि जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हुई, जिस तरीके से मैं आईपीएल खेलता रहा, मैं हर साल परफॉर्म करता रहा, और फिर केकेआर में जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ गया था। तो फिर मैं कहीं भी खेलता था तो मेरे अंदर एक हमेशा एक कॉन्फिडेंस होता था कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। वो आईपीएल का फर्स्ट मैच याद है आपको? आप लोग राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान अगेंस्ट रॉयल्स खेले के, थे आप लोग। मुझे आपने याद है 2 मैंने 2 विकेट भी लिया विकेटें ली था। थी, मोहम्मद हाँ, कैफ का, और एक रेलवे के विकेट कीपर बैट्समैन होते थे रावत, महेश रावत। महेश रावत, उसका ये मैंने 2 विकेटें ली थी, मुझे अभी भी याद है। और मेरे को याद है मैंने शेन वॉटसन को बॉल डाल रहा था, अपना स्टार्ट किया था, तो पहला बॉल डॉट डाला था, दूसरा बॉल शेन वॉटसन मारने गया और वो खड़ी हो गई थी, जबकि शिखर धवन ने वो कैच ना पकड़ के थ्रो फेंका और शेन वॉटसन रन आउट हो गए थे। मुझे मैच बहुत अच्छे तरीके से याद है, बट वही मैच याद रहते हैं जिसमें आप परफॉर्म करते हो, तो वो मैच हाँ, अच्छा याद था। वो दिल्ली डेयरडेविल्स में रहना आपको मतलब कितना हेल्पफुल था? क्योंकि आपके दिल्ली के काफी सारे टीममेट्स आपके साथ खेल रहे थे। अभी वीरेंद्र सहवाग आपके कैप्टन थे, गौतम गंभीर थे, फिर शिखर धवन भी थे आपके साथ। तो वो कितना हेल्पफुल था? आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स ही आपके साथ आईपीएल में भी खेल रहे हैं। देखिए, शिखर धवन तो उस टाइम पे काफी यंग थे, बट वीरेंद्र सहवाग हमारे कप्तान थे पहले 2 साल। तो मुझे हम्म, सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे कभी भी बॉलिंग डालते हुए ये डर नहीं होता था कि अगर मैं रन खा लूंगा तो वीरेंद्र सहवाग मुझे बॉल नहीं कराएंगे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग हम्म, आपको बॉल कराने से पहले ही बोलते थे कि इस ओवर में अगर तू 6 छक्के भी खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला ओवर डालेगा। तो हम्म, कॉन्फिडेंस लेवल होता था कि भाई 6 छक्के भी खाने में अगर बॉल डालनी है तो ठीक है, डालो, फिर तो खुल के डालो। तो उसके बाद हम्म, उसका जो लास्ट ईयर था वो गौतम गंभीर का था, जो तीसरे साल गौतम गंभीर कप्तान हुए थे। तो मेरे हम्म, को अच्छी बात ये भी थी कि वहाँ पे दिल्ली डेयरडेविल्स में मिस्टर टी ए शेखर जो पेस फाउंडेशन में थे वो भी जुड़े हुए थे, जो हमारे क्या कहते हैं मैनेजर थे मिस्टर आशीष कपूर, वो भी जुड़े थे। तो इन लोगों की हेल्प मिलती गई मुझे। और पर फिर ऑक्शन क्या, मेरे ख्याल से जब हम इधर उधर हो गए सब लड़के, हम दिल्ली गया, कोई भी प्लेयर फिर दिल्ली के लिए इतना टाइम खेला नहीं, और मैं केकेआर चला गया, काफी लड़के केकेआर आए, गौतम गंभीर लकीली केकेआर के कैप्टन थे, तो स्टोरी फिर आगे मूव ऑन होती चली गई। आपको वो डरबन वाला स्पेल याद है? जो 4 विकेट लिया था आपने, आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला था डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट। उसमें हाँ भी आपने जी। बड़े विकेट लिए थे। एक शायद एंड्रयू साइमंड्स का था और एक ड्वेन स्मिथ का था, और बाकी और 2 फिर एक टेलर ओझा का था, एक ओझा का था, हो जाते। और हाँ, एक उनका एक नीचे एक बैट्समैन खेलने आता था, बैटिंग मतलब बॉलर था, बैटिंग करने आता था, मेरे को उसका नाम याद नहीं, बट मुझे याद है मैंने 4 विकेट लिए थे और पहले ओवर में मैंने रन खाए थे 12 या 13 रन। तो उसके बाद मैंने बॉलिंग नहीं की थी, बट फिर जब 24 बॉलें 25 रन चाहिए थे, ऐसी ही कुछ था, मेरे को बॉलिंग थमाई। तो सबसे पहले आउट हुए एंड्रू सैमंड्स आउट हुए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद स्मिथ आउट हुए वो बैटिंग करने आए, पहली बॉल डॉट के लिए, दूसरा घुमाने गए, वो आउट हो गए। तो मैं मतलब धीरे धीरे विकेटें गिरने गई। उसके अगले ओवर में मेरे ख्याल से आशीष नेहरा ने उधर से विकेट निकाल दिया, फिर मैंने इधर से विकेट निकाल दिया, तो हमने 5 विकेट या 6 विकेटें फटाफट निकाल दी, और एंड में फिर ये हो गया कि लास्ट ओवर मेरे हाथ में था और फिर मैंने लास्ट विकेट ले ली, कुछ ऐसे ही था। 150 पे कुछ तो 5 विकेट था उनका, और 161 पे आप लोग ने उनका ऑल आउट कर दिया। हाँ एक जी। वो साइड से आपने और एक साइड से आशीष नेहरा ने। और मैं शुरू में बहुत डिसअपॉइंटेड था उस मैच में, क्योंकि बैटिंग करने अंदर गया था और मेरे ख्याल से पहली बॉल पे मैंने कुछ रैश शॉट मारा, आउट हो गया 0 रन पे। हम्म, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था और बहुत देर तक कैमरा मुझे फोकस कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैंने क्या कर डाला परफॉर्मेंस। बट ये था कि यार वो फिर मेरा दिन था, तो फिर उसके बाद मेरा कमबैक अच्छा हुआ। मैं मतलब कहीं से जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कई बार स्टोरी कहीं भी चेंज हो सकती है, और फिर उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहा। और मेरे ख्याल से सिर्फ वही मैच था जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच रहा हूँ। चांसेस बहुत बने मैन ऑफ द मैच बनने हम्म। के, उम्मीदें मेरे अंदर बहुत थी कि मैं शायद कोई एक मैन ऑफ द मैच बनूंगा, बट बना नहीं उसके बाद। बट वही एक मैच था जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच था। तो वो जब मैच फंसा हुआ था, जब आप बोले जैसे 25-30 रन चाहिए थे डेक्कन चार्जर्स को, तो उस टाइम पे बहुत मतलब क्रूशियल स्टेज था जब वीरेंद्र सहवाग ने आपको बॉल दिया। तो उन्होंने आपको क्या बोला था? कहाँ डालने बोला था, या क्या स्ट्रैटेजी थी नहीं, उस टाइम पे? सेम सेम उनकी वही सेम थिंकिंग थी कि बॉल डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्चुअली वो वाला एक मैच, कोई कोई भी एक मैच जीतना था सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए।
तो हमारे पास और भी आगे चांसेस थे, तो अगर हम वो मैच हार भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्या था ना कि आप अगर परफॉर्म ना करो एक या दो गेम आईपीएल में, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है कि यार अगले मैच में टीम चेंज करते हैं। क्योंकि सेमीफाइनल की ना सबको अंदर से थी कि यार पहुंचना है, यार सेमीफाइनल पहुंचना है, सेमीफाइनल पहुंचना है। तो उस मैच में जब उन्होंने मेरे हाथ में बॉल दी, तब तक मैच ऑलरेडी बहुत लोग गिव अप कर चुके थे कि हम वो मैच हार जाएंगे। तो मेरे हाथ में बॉल थी, बट मेरे को ये था कि यार अब यही एक ओवर है, अगर इसमें एक दो विकेट निकल गए तो ठीक है यार, मेरे को अगला मैच भी खेलने को मिलेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो बाय चांस की बात है कि मैंने सिमंस को बॉल एकदम ऊपर डाला, यॉर्कर बन गया उसके लिए, वो मिस कर गए। हो सकता है वो थोड़ी सी ड्रिंक करके आए हो और वो मिस कर गए वो बॉल। तो बट फिर उसके बाद फिर चीजें मेरे क्या कहते हैं फेवर में जाती है। फिर जो फोर्थ सीजन था आईपीएल का 2011 में, तो काफी सारे दिल्ली के प्लेयर्स केकेआर में मूव हुए, उनमें से एक आप भी थे। तो मतलब आपको, मतलब क्या रीजन था आप दिल्ली छोड़ के केकेआर में मूव होने का उस टाइम पे? वो रीजन ये भी था कि मैं 3 साल हो चुके थे और फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी जो लास्ट ईयर था मैं दिल्ली के लिए जब खेला था तो उतनी नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि यार अगर आपको मूव ऑन करोगे तो शायद आपको बेटर मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर केकेआर की जो मैनेजमेंट थी उनके प्रोमिस बहुत अच्छे थे कि वो कह रहे थे कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आप खेलोगे, हम कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मैच खेलो। एक मतलब सबको मिलता है ये प्रॉमिस, वो तो बात सही है, बट सबसे जो अच्छी बात मुझे वहां पे ये लगी कि गौतम गंभीर भी कैप्टन थे, बट तब तक वो डिसाइड नहीं हुआ था जब तक हमारा डिसाइड हो चुका था। वो तो ऑक्शन में उनको पिक हम्म। किया गया था। वहां पे विजय हम्म। दहिया भी एज एन असिस्टेंट कोच थे, तो वो भी एक था कि मुझे चलो ठीक है वो भी वहां पर होंगे। काफी लड़के दिल्ली के रेडी हो गए थे वहां पे जाने के लिए। तो फिर मेरे को लगा कि शायद वही एक बेटर जगह है जाने के लिए। तो उम्मीद थी कि यार नहीं, वहां पे मैं जाऊंगा तो शायद अच्छा करूंगा। तो और बाय चांस की बात है कि वहां का विकेट भी मुझे सूट करने लगा। गौतम गंभीर कप्तान थे। और जब मैं कोलकाता गया, और आपको पता है जब आप ईडन गार्डन में खेलते हैं या बंगाल में जब आप जाके खेलते हैं, अगर आप अच्छा ना करें तो आप बहुत जल्दी हम्म। नीचे गिरते हैं, और अगर आप अच्छा करें तो उन्होंने बहुत जल्दी आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और हम्म। शुरू शुरू में मेरा और लक्ष्मी रतन शुक्ला के साथ बहुत कंपटीशन दिखाया जाता था। क्योंकि लक्ष्मी रतन शुक्ला इतनी बॉल नहीं डालते थे, वो बैटिंग के लिए जाने जाते थे, बट मैं बॉल डालता था। तो हम्म। वो हमेशा ये होता था कि रजत भाटिया क्यों खेल रहा है, वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। बट धीरे वो धीरे लोगों लोकल को भी था। बात, वो लोकल भी थे, धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी। वहां के जो हम्म। क्रिकेटर्स थे उनको भी ये बात समझ में आने लगी। आर्टिकल्स में भी पहले आता था कि रजत भाटिया को नहीं खिला के उनको खिलाना चाहिए, बट धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। तो फिर उन्होंने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दी वहां की लोगों ने। और आज तक वो टाइम मुझे हम्म। भूलेगा नहीं, क्योंकि हम 2012 में जब जीते तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम वहां पे गए हम्म। वो मैच, वो ट्रॉफी लेके, तो फिर जो क्राउड देखने को मिला वो अनबिलीवेबल था। उधर का जो विकेट था ईडन गार्डन का, वो आपको ऐसा लग रहा था टेलर मेड आपके लिए ही बना है ईडन गार्डन पे उस टाइम का। अभी तो खैर चेंज हो गया है वहाँ का विकेट, बट उस हाँ जी। टाइम पे जितना स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था उतना ही आपके वेरिएशन इतने थे स्लोअर बॉल्स पे। मुझे याद है उस टाइम पे जो कमेंटेटर्स थे वो लोग बोलते भी थे, जब आप बॉलिंग डालने आते थे तो वो लोग कहते थे कि रजत भाटिया के पास 3 वेरिएशन है स्लो बॉल पे, एक स्लो है, एक फोर है, एक फास्ट है। तो स्लोअर बॉल पे आप क्या क्या वेरिएशन करके मतलब ईडन गार्डन में successful? देखिए वेरिएशंस तो ऐसी थी कि मैं ज्यादातर, कई ऐसे क्रिकेटर्स होते थे जो बहुत ज्यादा मेरे को देखते ही कोशिश ये करते थे कि यार ये अब बॉलिंग करने आ गया है तो हम इस पर अटैक कर सकते हैं। दूसरा क्या एक बेनिफिट था कि हमारे पास सुनील नारायण था, और सुनील नारायण को मारना बहुत मुश्किल था। तो वो क्या करते थे, सुनील नारायण को बहुत आराम से खेलते थे और मेरे को मारने जाते थे। हम्म। तो वहां पे क्या होता था कि वो एडवांटेज मिलता था, जब वो मुझे भी नहीं कर मार पाते तो फिर वो सुनील नारायण के पीछे फिर उनके पास कोई रह नहीं जाती थी। फिर इन बिटवीन जो भी बॉलर आता था उसको एडवांटेज मिलता था। तो हम सुनील हम्म। नारायण के आसपास खेलते थे, मैं, इकबाल अब्दुल्ला, बाकी हम्म। लड़के जो बॉलिंग करते थे, बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स। तो हमारा काम होता था कि बीच में इकबाल का, मेरा, और भी जो भी बॉलर्स खेलते थे कि वो सुनील नारायण के आसपास रोटेट करे। और सुनील नारायण को हम कोशिश ये करते थे कि गौतम गंभीर की कोशिश की जितना लेट हो सके उनको लेकर आए। हम्म। तो फिर ये एक एडवांटेज हमें मिलने लगा। और भाई रही बात उधर की विकेट की, वो हमारी स्ट्रेंथ ही है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे। और वही हमारी जीतने के वो हम्म। थे कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे। और हम कई ऐसे मैचेस भी जीतते थे जो लिटरली बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते थे, और फिर हम उसको वापस अपनी ओर खींच लेते थे।
आप लोग मतलब आप गौतम गंभीर के अंडर बहुत मैचेस खेले हो। आप दिल्ली में भी उनके साथ थे, दिल्ली डेयरडेविल्स में भी उनके साथ थे, फिर केकेआर में भी आप उनके कैप्टनसी में खेले। तो ओवरऑल एज अ कैप्टन गौतम गंभीर कैसे थे मतलब? देखिए, गौतम गंभीर जब केकेआर के कैप्टन थे तब सबसे अच्छी बात उनकी ये होती थी कि उनका ट्रस्ट जो था वो अपने प्लेयर्स पे हमेशा रहता था। हम्म। आप उठा के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसे प्लेयर्स भी थे जिन्होंने उस टाइम पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी कि वो आईपीएल खेलते रहे, बट वो फिर भी खेले, वो खेलते रहे। और हम्म। सबसे अच्छी बात ये होती थी कि उनको ये पता था कि अपने प्लेयर से किस टाइम पे बॉलिंग करानी है, किस टाइम पे बैटिंग करानी है। वो कितनी बार ऐसा होता था कि ग्राउंड पे पहुंचते ही वो ये कहते थे कि यार विकेट कैसा लग रहा है। वो बात करते थे आपसे, पूछते थे आपसे, फील्ड में बात करते थे। बट अगर आप परफॉर्म ना हम्म। करें और आपसे एफर्ट कम निकले तो वो चिल्लाते भी थे। तो उनकी बात जो थी वो हमेशा सबसे अच्छी यही थी कि उनको ये पता था कि किस सिचुएशन में किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करना है, और वो 100% अपने आप को बैक करते थे। ये एक सबसे अच्छी बात ये थी, अपने प्लेयर को बैक करते थे। और इसी वजह से हम वो टाइम जो हम केकेआर में जब जीते तो वो टाइम बेस्ट था हमारा। फिर 2014 में आप राजस्थान रॉयल्स में पिक हुए। मतलब उस टाइम पे फर्स्ट ईयर था जब डोमेस्टिक प्लेयर्स का नाम भी ऑक्शन में आने लगा, और आपको राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया उस टाइम पे। तो आप 3 साल केकेआर को खेले और वहां का विकेट एकदम ऐसा लगता था टेलर मेड है आपके लिए। बट जयपुर का विकेट वैसा नहीं है, जयपुर या अहमदाबाद का विकेट, जब उसको ईडन गार्डन से कंपेयर करो। तो मतलब आपके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था जब आप राजस्थान रॉयल्स के लिए सिलेक्ट हुए थे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं पिक नहीं हुआ केकेआर के लिए, वो उस टाइम की फीलिंग थी कि मेरे को लगता था कि केकेआर मेरे लिए जाएगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो मेरे लिए बहुत दूर तक जा सकती थी। बट दुख हुआ था कि केकेआर वहीं पर ही रुक गई, कुछ हम्म। एक स्टेज तक जाए, क्योंकि बाकी प्लेयर्स काफी आगे आने वाले थे और फिर शायद वो ये चांस नहीं, रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। उस टाइम पे उनकी थिंकिंग थी। राजस्थान रॉयल्स के लिए जब मैं खेला, बट उस टाइम पे हम जयपुर में खेलने ही नहीं गए थे, क्योंकि हमारा एक भी मैच जयपुर में हुआ ही हम्म। नहीं। मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए 2 साल खेला हूं, हम अहमदाबाद में खेले हैं, ठीक है। हम्म। तो राजस्थान रॉयल्स के खेलने में मैं पहले साल जब खेला तब मैंने उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे बैटिंग में ले लीजिए चाहे बैटिंग। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जो मैंने राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले साल परफॉर्म किया है, वो परफॉर्मेंस मैंने केकेआर के लिए भी नहीं ऐसी दी होगी, बैटिंग में हम्म। भी और बॉलिंग में भी। कि मैं जब भी अंदर बैटिंग करने जाता था तो हम्म। मैं एक बड़ी शॉट ये मार के अपना मतलब जो अपनी इनिंग को फिनिश करता था, और फिर जब बॉलिंग करता था तो मैं हमेशा अच्छा करता था, क्योंकि प्रवीण तांबे और मेरा रोल बहुत अच्छा था। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स में मैंने एंजॉय इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको मेरे को यूज करना आया ही नहीं कभी। और सबसे चीज ये रही कि फॉरनर्स वो फॉरनर्स पे बहुत बिलीव करते हैं। उनका हमेशा थिंकिंग ये रही है कि शेन वॉन की आइडियोलॉजी पे चले हैं वो। शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ को उन्होंने काफी ज्यादा उन्होंने, जबकि मेरा ये मानना है कि आपकी हर आईपीएल टीम का कैप्टन डोमेस्टिक का प्लेयर ही होना चाहिए, इंडियन प्लेयर ही होना चाहिए, क्योंकि हम्म। उसको डोमेस्टिक के बारे में ज्यादा पता होता है। उसको ये पता होता है डोमेस्टिक में कौन प्लेयर कैसा कर रहा है। स्टीव स्मिथ या हम्म। फिर बाकी प्लेयर्स उस तरीके के नहीं है। उनको ये नहीं पता करेक्ट। होता कि हमारे प्लेयर किस तरीके के हैं, हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर कैसे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता। जब वो आते हैं वो सिर्फ नेट में ही आपका अंदाजा लगाते हैं। तो स्टीव स्मिथ हम्म। जो आईपीएल में पहले कभी इतना अच्छा उन्होंने कभी उससे पहले कभी किया ही नहीं, और उनको राजस्थान रॉयल ने एकदम उसके सेकेंड ईयर जब मैं राजस्थान रॉयल के लिए खेला कैप्टन बना दिया। तो थोड़ा सा वो था वो टाइम जब मुझे लगता है कि मेरे को भी स्ट्रगल करना पड़ा, और बाकी दूसरे कैप्टन पे को फिर मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। और मतलब आपका स्टैट्स देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, तो जो आपका बॉलिंग था 2014 के आईपीएल में फॉर राजस्थान रॉयल्स, जैसा आपने बताया, वो आपका ओवरऑल आईपीएल का सेकंड बेस्ट बॉलिंग था आपका। बेस्ट ऑब्वियसली 2012 में आया केकेआर के लिए। उसके बाद आपने 2014 में भी कुछ 12-13 विकेट लिए थे सीजन में, और मतलब 22 या 23 का आपका बॉलिंग एवरेज था, बहुत इनक्रेडिबल था उस टाइम पे T20 में। फिर उसके बावजूद आपको बाहर बिठाया गया, मतलब जैसा आपको, तो देखिए मतलब यही कितना देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज्यादा होती थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को अभी तक याद है कि जो इन्होंने मुझे एक लास्ट मैच जो बॉम्बे में खेले वो नहीं खिलाया। और हम्म। हम केकेआर में मुझे शायद याद नहीं कि मैं जब राजस्थान मैं केकेआर एक बार मेरे से 12-13 के बाद मैं कभी भी ईडन गार्डन में खेला हूं। मुझे नहीं लगता मैं एक भी मैच उसके बाद ईडन गार्डन में कभी खेला। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि राजस्थान रॉयल्स ने मतलब मैंने परफॉर्मेंस ईडन गार्डन के बाहर जाके दी है। ये मैचेस
कोई ऐसे नहीं थे कि हम सारे मैचेस केकेआर में ही खेले हों या फिर हम ऐसी विकेट पे खेले हो जहाँ पे बॉल टर्न करता हो। हम बाहर खेले, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, बट क्या था कि वो राजस्थान रॉयल का काम था कि वो ना सीधी चाल नहीं चलते थे। वो जैसे है ना, जैसे चेस में घोड़े की चाल चलना, वो हमेशा चीजों को ट्राई करते थे। और सिंपल चीजें, आप अच्छा कर रहे हैं, आप उस टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं, नहीं आप उस बैटिंग ऑर्डर के साथ खेल सकते हैं, नहीं आप उस बॉलिंग यूनिट के साथ खेल सकते हैं, नहीं। तो ये चीजें बहुत चेंजेस, इस वजह से हम फिर मैचेस भी फिर हम क्वालिफाई नहीं किए, उसके अगले सीजन भी हमारा इतना अच्छा नहीं गया। तो वो फिर चीजें हमारी, मुझे दिखता था कि ये चीजें होनी ही है, वो बाउंड टू हैपन है अगर आप बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा कि चेन्नई सुपर किंग का क्या राज है जीतने का, क्योंकि वो ज्यादा चेंजेस में बिलीव नहीं करते। यही कमाल की बात थी 2012 में जब हम केकेआर के लिए खेल रहे थे। ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस नहीं करने चाहिए, आपको अपने हर प्लेयर पे भरोसा रखना चाहिए। आपको एक पता है कि प्लेयर अच्छा है तो उसको चांसेस एटलीस्ट कुछ मैचेस देने जरूरी है। मैं अभी थोड़े दिन पहले प्रवीण तांबे सर से भी बात कर रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि जो 2014 का जो एंडिंग का पार्ट था, उस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट में शायद ऐसा हो गया था कि हम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे प्लेऑफ के लिए। उन्होंने सोचा बहुत नहीं था ज्यादा, कि हम लोग ऐसे, हाँ, तो उन्होंने रहाणे को रेस्ट दे दिया, एक आधे मैच में शायद आपको भी बिठाया, प्रवीण तांबे नहीं को भी उन्होंने रेस्ट दे दिया था। वो वाला मैच मैं बाहर बैठा था, मुझे याद है वानखेड़े में हम मैच ही खेले थे। देखिए बाहर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बाहर बैठ सकते हैं, बट यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और जब प्रवीण तांबे दोनों खेल रहे थे और हम अच्छा भी कर रहे थे, उससे पहले ही जब हमें 4 मैच में से या 3 मैच में से एक ही मैच जीतना था, आप अपनी बेस्ट टीम खिलाइए, क्वालिफाई हुई, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। तो वो गलतियां थी, अब हो चुकी हैं, वो टाइम निकल चुका, अब उसको याद करके क्या फायदा। बट वैसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की गई थी उस टाइम। फिर आप 2 साल बाद एक नए फ्रेंचाइजी में गए, मतलब वो साल राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का फर्स्ट सीजन था और उन्होंने आपको पिक किया, और अगेन एक नया कैप्टन आया आपके लिए, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में आप खेले, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। देखिए अच्छी बात ये लगी, सीखने को बहुत कुछ मिला। हम उस साल, हमारे राइजिंग पुणे जायंट ने इतना अच्छा नहीं किया था, बट अच्छी बात ये थी उनको बहुत आइडिया था फील्ड लगाने का। आपको फील्ड के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी। उनको ये बहुत ये पता था कि यार कब किस बॉलर को लेकर आना है। उन्होंने बहुत अच्छा गेम को रीड किया हुआ था, उनकी इमोशंस इतने अच्छे थे कि उनको कंट्रोल था उन चीज़ों के बारे में, कैसे कंट्रोल करना है अपनी इमोशंस को। ना ज़्यादा गुस्से में थे, ना ज़्यादा वो खुश होते थे। तो ये अच्छी बात थी उनकी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, बट सिर्फ पहले साल, क्योंकि सेकंड साल स्टीव स्मिथ वापस एज अ कैप्टन आ चुके थे वापस और मुझे पता था उनको कुछ नहीं पता डोमेस्टिक के बारे में। और फिर से वही बात हुई कि बट ये था कि उस साल थोड़े कम चेंजेस हुए, हम फाइनल तक पहुंचे जरूर, बट फिर भी वो उनकी थिंकिंग नहीं थी, वो किसी और की थिंकिंग थी, और आप समझ सकते हैं किसकी। करेक्ट। और फिर आईपीएल के बाद अगर हम वापस से रणजी ट्रॉफी की बात करें, तो आप तमिलनाडु खेले पहले, फिर दिल्ली खेले, उसके बाद आप उत्तराखंड, जो नया टीम बना था उस टाइम पे रणजी ट्रॉफी में, वो उधर गए एज अ कैप्टन। तो बड़े टीम्स में खेलने के बाद एक जो नया टीम बना है उनके लिए जाके खेलना, उनको इम्प्रूव करना, वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए जब मैं उत्तराखंड खेलने गया था ना, मेरे पास मेरी कोई सोच नहीं थी। मेरे को ये था कि यार मैं अभी खेल सकता हूँ, क्योंकि एक तो ये भी था कि मेरे को अपने आप को भी देखना था कि मैं सीजन में बिना इंजर्ड हुए खेल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीजन में मैं इंजर्ड रहता था। और मैंने कोर्स किया था बायोमैकेनिक्स का, जिसमें मैंने ट्रेनिंग के बारे में बहुत सीखा था, और मैं 1-1.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। एक सीजन मैंने डोमेस्टिक का भी स्किप किया था, और मेरे को ये था कि यार अगर मैं खेलूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये क्रिकेट में ये थ्योरी लग सकती है नहीं लग सकती। और मुझे पूरा विश्वास था लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी और मैं सीख रहा था। जब मैं खेला मुझे फील हुआ यार मैं बाकियों से बहुत बेटर हूँ फील्ड में, भागने में, खेलने में। मेरी बॉडी बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, मैं खेल सकता हूँ सीजन। बट उत्तराखंड ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे लड़के थे वहां पे, हमने बहुत एंजॉय किया। वो इस वजह से क्योंकि उत्तराखंड में आपको पूरा होल्ड दिया गया था। मेरे को एज अ कैप्टन, कोच मिस्टर भास्कर पिल्ले, उनको हमें बहुत वो दिया था। मिस्टर सुरू नायक थे हमारे जो सिलेक्टर थे, मिस्टर रत्नाकर शेट्टी, बहुत ऑनेस्ट बंदे हैं। मैंने देखी उनकी किस तरीके से वो इतने ऑनेस्ट हैं। अगर आपका एक भी पेपर मिसिंग था तो उन्होंने किसी भी बच्चे को आने नहीं दिया, जबकि बाकी स्टेट्स में और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही थी। और तो मैंने ये देखा कि हम बहुत अच्छे तरीके से खेले, और हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमने बहुत एंजॉय किया और हम क्वालिफाई की। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, मेरी को हम अगर उसके अगले सीजन खेलते जो लास्ट सीजन गया है,
तो हम डेफिनेटली नीचे नहीं आते, हम बहुत अच्छा करते। बट फिर वही बात है, जब उन्होंने वहां पे मेरे ख्याल से बहुत कोई नई एसोसिएशन बन के आई है, उन्होंने फिर चेंजेस किए, उनका इन्फ्लुएंस यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का था, बहुत सारी फिर चीजें, वही होता है ना कि भाई पावर्स किसी को मिल जाए तो फिर क्या होता है, तो आप किसी के हाथ में पावर दे दें, फिर वो पावर को किस तरीके से यूज करता है ये भी बहुत वो हो जाता है। फिर वही चीजें होने लगी, फिर उन्हीं की थिंकिंग थी किसको प्रोब लाना है, किसको क्या करना है, बहुत सारे चेंजेस हुए, वहां के लड़के स्ट्रगल करने लगे और उत्तराखंड वापस नीचे अब उस पर आ गई है। करेक्ट। फिर आपका आईपीएल जर्नी हो गया, रणजी ट्रॉफी जर्नी हो गया, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब 20 साल के लगभग तो खेला है इंडिया में, तो आप हाँ, मतलब ऑलमोस्ट। सेटिस्फाइड है उससे, क्योंकि आपको मतलब इतना साल खेलने के बाद भी आपको कभी इंडिया कॉल अप नहीं आया, तो देखिए, उसके लिए कितना सेटिस्फाइड डिसअपॉइंटेड? सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे वो कह देगा हाँ जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, सेटिस्फाइड कोई भी नहीं होता, बट मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है, सीधी सी बात है, मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैं खेला हूँ, अपने बलबूते पे खेला हूँ। देखने में मैं बहुत ऑर्डिनरी लगता हूँ फील्ड के अंदर कि हाँ यार ये कैसी बॉलिंग कर रहा है, बट 10 साल मैं खेल गया। बैटिंग में मैं नंबर 6 पे बैटिंग करने आता था, बट दिल्ली को मैंने जितने मैचेस जिताए हैं वो मुझे पता है, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और ना मैं इसका ढिंडोरा पीटता हूँ। मैं देखता हूँ कि कई प्लेयर्स बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, मैं नहीं पीटता, मेरे को आदत नहीं है। मेरा क्रिकेट का कैरियर ओवर हो चुका है, ठीक है जी। अब मैं क्रिकेट की बातें, सिर्फ पुरानी बातें याद कर सकता हूँ। मैं अभी भी रिटायर नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, ठीक है। बट मैं देखूं कि अगर मैं मुड़ के देखूं और मैं अपनी क्रिकेट की उसमें देखूं, तो मुझे ये दिखता है कि मैंने गलतियां क्या की हैं, और मैं उन गलतियों को अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं और अच्छी क्रिकेट खेल सकता था। बट मैं नहीं खेला क्रिकेट इंडिया के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं नहीं खेला, मेरे से कोई बेटर खेला, उसकी वो थी, वो खेल गया। तो रिग्रेट्स नहीं है मुझे, मैं रिग्रेट्स लेके आगे मूव नहीं फॉरवर्ड करना चाहता। अब मैंने बायोमैकेनिक्स का कोर्स किया हुआ है, मैं मेरे को इतना पता है कि मैं इंडिया में जिस तरीके की मेरे को ट्रेनिंग की नॉलेज है, जितना मुझे पता है, वो वो मैं मतलब अपने मुंह से अपने बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, बट मुझे पता है कि जो मेरे पास चीजें हैं, मुझे पता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए। जो गलतियां अभी कर रहे हैं लड़के, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ESPN क्रिकेट इन्फो ने एक अपना टीम निकाला था, बेस्ट KKR 11 ऑफ ऑल टाइम, उसमें आपका भी नाम था। और वहाँ मतलब मैंने उसके कमेंट्स पढ़े तो KKR के फैंस भी आपका नाम आया इसलिए बहुत खुश थे। तो आपका फीलिंग कैसा था आपका नाम ऑल टाइम बेस्ट 11 में देख के? बहुत अच्छी फीलिंग थी, अच्छा लगा। मेरे साथ इकबाल अब्दुल्ला का भी नाम था, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मेरे से जूनियर थे, हमने बहुत एंजॉय किया है, इकट्ठे हम खेले हैं। और वो फीलिंग्स बहुत अलग फीलिंग्स थी जब आप KKR के लिए खेलते थे। वो मैनेजमेंट बहुत अलग थी, वो लोग बहुत अलग थे, वहाँ पे फिजियो, वहाँ का ट्रेनर बहुत अलग थे, वो कप्तान बहुत अलग थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो अलग थी, वो टाइम था, वो टाइम में मैंने बहुत इंजॉय किया। और अब मैं उसकी फेवरेट 11 में भी आ गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर आईपीएल के बाद, क्रिकेट के बाद, मतलब अभी आप कोई बायोमैकेनिक्स का मतलब फिटनेस को लेके बहुत आप ध्यान दे रहे हो उस चीज पे, हाँ जी। तो मतलब आप कुछ तो मतलब क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना, हमारे यहाँ पे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो ट्रेनिंग सिखाई जाती है या कराई जाती है या रिहैब प्रोग्राम चलता है, वो क्रिकेट में नहीं लग सकता। वो बड़ा सिंपल सा, मैं आपको इसमें छोटा तरीके से बताता हूँ, वो क्रिकेट में नहीं लग सकता। ऐसा है कि हमारी जो इंडिया की जनता है या ऑल ओवर, वो वही देखती है जो उसको दिखता है फोन पे, सोशल मीडिया पे। तो आज की डेट में अगर करेक्ट। वो ये देखेंगे कि अरे विराट कोहली जी ये चीज कर रहे हैं, रोहित शर्मा जी ये चीज कर रहे हैं, वो चीज ये चीज कर रहे हैं, हमें भी वही चीज करनी चाहिए। देखिए, भेड़ चाल में लोग चलना चाहते हैं, वही चीज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अगर इंजरी का ग्राफ देखेंगे तो इंडिया का बढ़ ही रहा है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लोगों के रिहैब प्रोग्राम्स चलते हैं, बट वो फिट नहीं हो पाते, वो वापस फिर कोई ना कोई इंजरी लेके वापस फिर वहीं जाते हैं ठीक होने के लिए। इंजरीज का ग्राफ बढ़ रहा है, वो किसी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। फिजियोज ट्रेनर्स को ब्लेम करते हैं, ट्रेनर्स फिजियो को ब्लेम कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो अगर हम देखें तो जो क्रिकेट की जो नॉलेज है, वो जो क्रिकेट की नॉलेज है ना, वो क्रिकेट की नॉलेज मेरे पास थी। अब मैंने उसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट करके मेरे को ये आइडिया हो गया है कि ट्रेनिंग हमें किस तरीके से करनी है, इसलिए मैंने बायोमैकेनिक्स का कोर्स किया है। हमारी एज अ ह्यूमन, हम मूव ह्यूमन लोगों की तरह करते हैं, एनिमल्स की तरह नहीं। बट हमारी ट्रेनिंग एनिमल्स मूवमेंट की तरफ से है। हम दो पैर पे जंप करते हैं, दो पैर की ज्यादा चीजें करते हैं, बट हम एज अ ह्यूमन कॉन्ट्रालैटरल रेसिप्रोकेटर्स हैं, जिसमें हमारा एक पैर आगे आता है तो राइट वाला हाथ आगे आ जाता है, तो लेफ्ट पैर आगे आता है तो राइट हाथ आगे आ जाता है। तो हम इस करेक्ट। तरीके से मूव, तो एज अ ह्यूमन हमारे चलने का पैटर्न है, मूव करने का पैटर्न है। जो ट्रेनिंग हमारे ह्यूमन पैटर्न को
रिस्पेक्ट नहीं देगी, वो ट्रेनिंग हमें आगे चल के इंजर्ड ही करेगी। क्योंकि क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट एक 3 डायमेंशनल स्पोर्ट है और 3 डायमेंशनल स्पोर्ट के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ता है। बट हमारा ट्रेनिंग का जो इंडिया में मेथड है वो वर्टिकल स्ट्रेंथ वाला है, जिसमें हम नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं। बट क्रिकेट के अंदर हमें स्ट्रेंथ चाहिए हर डायरेक्शन में भागने के लिए, वो हम जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए ज्यादातर जो ट्रेनिंग का जो प्लेन ऑफ मोशन है, हम क्रिकेट के अंदर सैजिटल प्लेन में ही चलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में हम आते ही नहीं है, और यही रीजन है कि हम इंजर्ड होते हैं। और वो आता ही नहीं है किसी को किस तरीके से आना है। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग का, ये बायोमैकेनिक्स का कोर्स था, ये मैंने इंडिया का पहले मेथड देखा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा ये पूरे टाइम मैंने किया और मैं इंजर्ड रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं फिर करके किसी को सिखाऊं और उसको इंजर्ड करूं, इससे बेटर है कि मैं ना करूं। तो अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग करने आते हैं, पॉपुलर क्रिकेटर्स नहीं है, बट जब वो इंजरीज के बारे में मुझे बताते हैं तो मैं उनको, उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूँ एक्सरसाइज का, उनके बॉलिंग का, बहुत सारी चीजों का, तो वो इंप्रूव करते चले जाते हैं, ये चीज। करेक्ट। और फिर जैसे अभी पूरे कंट्री में लॉकडाउन चालू है, तो फिटनेस को लेके मतलब एक जो अपकमिंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो उनका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, उनको क्या सजेशन देंगे आप फिटनेस को लेके? कैसे कर सकते हैं फिटनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं घर पे? देखिए, आप ये देखिए कि लॉकडाउन पीरियड में सबसे पहली चीज आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आप अपने घर पे बैठ के कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप ज्यादातर लोग फोन में बिजी हैं, फोन आर्टिफिशियल लाइट है, टीवी आर्टिफिशियल लाइट है, घर के अंदर बैठ के आर्टिफिशियल लाइट है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जितना आप घर पे रहें वही बेटर है। बट अगर आपके घर पे बैल्कनी है जहां पे आप सनलाइट ले सकते हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे, फोन पे, अगर आप ये देख सकते हैं कि यार कौन सी ट्रेनिंग हमारी क्रिकेट में कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिससे हमारी बॉडी को फायदा मिल सकता है, इसलिए मैंने सबको एडवाइस ये दूंगा कि फंक्शनल पैटर्न्स को फॉलो करो। ये आने वाला टाइम में जो इसकी नॉलेज है, जो इस कंपनी की नॉलेज है, जो ये कंपनी की ट्रेनिंग है, जो एक्सरसाइजेज है, वो एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी जो आपको किसी भी ट्रेडिशनल लिफ्टिंग से मिलती हुई मिलेगी। तो बॉडी में अपने आप ही कंसिस्टेंटली आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि इंप्रूव करना है तो आप अपनी बॉडी को पहले देखिए। अगर आप बॉडी में इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आपको उसके आगे चल के रिवॉर्ड मिलेंगे। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे फेजेस में लॉकडाउन खुल रहा है कंट्री में, तो उसको लेके कुछ मैसेज देना चाहोगे आप अपने फैंस को, आपके फ्रेंड्स को? देखिए, लॉकडाउन खुल जरूर रहा है, मैं सिर्फ ये कहूंगा स्टे सेफ, मास्क पहनना है पहनिए, घर पे मत पहनिए मास्क, घर के अंदर मत पहनिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए। आप जल्दी उठने की आदत डालें, सनराइज को देखें, सनसेट को देखें, सूरज में रहने की, क्योंकि देखिए आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, कितना ज्यादा अब ये आ रहा है कि यूवी लाइट वाली चीजें आ रही हैं, यूवी से आपको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, यूवी के, बट अल्ट्रावायलेट रेज तो हमारे सनलाइट में ऑलरेडी है। आप ये चीज समझिए, वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी, अगर आप किसी भी इंफेक्शन को या किसी भी चीज, अगर आप सनलाइट में ज्यादा रहेंगे और घर के अंदर कम, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंफेक्शन ऑलरेडी निकलेगा बाहर। आप उसको कैसे ठीक करेंगे? तो अगर आपके घर में बैल्कनी में, ये नहीं कहूंगा कि आपको बाहर एकदम निकल के आ जाना है, बट अगर आपके घर में कहीं सनलाइट आती है तो आप जितना ज्यादा हो सके सनलाइट में रहने की कोशिश कीजिए। बंद कमरों में मत रहिए, रात के टाइम पे आप जाते हैं कमरों में, फोन में ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, चीजें सीखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बॉडी के लिए आपको क्या जरूरत है, किस तरीके से, भेड़ चाल में मत चलिए। जो चीज हो रही है सोशल मीडिया पे दिख रही है, जरूरी नहीं है वो सही। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच भैया हम लोग से बात करने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई होप आप जैसे इंस्पायर करता है लोगों को फिटनेस को लेके, आगे भी आने वाली जनरेशन को ऐसे ही इंस्पायर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक्स, ग्रेट, टेक केयर एवरीवन।